विद्यार्थीगण, गाइडलाइन की हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक गोधूली में संकलित काव्यखंड पर आधारित वीडियो सीरीज का यह नवा वीडियो है। इस वीडियो में हम काव्यखंड की नवी अंतिम कविता स्वदेशी पर चर्चा करेंगे और इस अध्याय के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। यदि आप सबने यह कविता नहीं पढ़ी है तो अवश्य पढ़िए। यह कविता एक्चुअली दोहों का संग्रह है। जो हमारे कवि हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, इनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व के नाम से संग्रहित हैं। तो उसी प्रेमघन सर्वस्व से आपको निकालकर ये दोहे दिए गए हैं पढ़ने के लिए स्वदेशी नामक शीर्षक के अंतर्गत। आइए हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तरफ भी बढ़ते हैं। आपको कुछ जानकारी रखनी चाहिए बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी के बारे में। इनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 1922 ईस्वी में हुआ। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आप सबने अवश्य सुना होगा। उनको खड़ी बोली का प्रवर्तक माना जाता है। मतलब हिंदी जो आज के समय में हम हिंदी बोलते हैं उसका प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता था, इस भाषा का प्रवर्तक। तो जो हमारे कवि हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व के नाम से संग्रहित हैं। इनके दो प्रसिद्ध नाटक हैं भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन। इनके काव्य का नाम है जीर्ण जनपद। स्वदेशी दोहों का संग्रह है जो प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। इनके दोहों में नव जागरण का स्वर मुखरित है। और कुछ जानकारी जो आपको रखनी चाहिए वो ये है कि इन्होंने मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना की, जहाँ इनका जन्म हुआ था। जो इनका जो गृह शहर है वहाँ इन्होंने रसिक समाज की स्थापना की थी। आनंद कादम्बिनी एक मासिक पत्रिका थी और नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका थी। इन दोनों पत्रिकाओं का कवि ने संपादन किया है। आइए हम अभ्यास के प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है कि पहला ही प्रश्न है कि आपको कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करनी है। इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिए कि कविता में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब देश में अंग्रेजों का राज था। विदेशी वस्तुओं और भाषा के कारण स्वदेशी वस्तुओं के प्रति लोगों की रुचि कम हो रही थी, इसलिए कवि कविता के माध्यम से लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता है। अतः कविता का शीर्षक स्वदेशी एक सार्थक शीर्षक है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 में आपको लिखना है कि कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती। यह प्रश्न है। उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। कवि कहता है कि अब भारत में विदेशी वस्तुओं के साथ साथ विदेशी भाषा का उपयोग बढ़ गया है। लोगों को भारत की वस्तुओं और भाषा का उपयोग करने में लाज आती है, इसलिए कवि को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है कि कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको सबसे अंतिम दोहे को पढ़ना होगा। दास वृत्ति की चाह चहूँ दिसी चारहूँ बरन बढ़ाली। चारहूँ बरन मतलब चारों वर्गों में, जो भी हमारे समाज का वर्गीकरण है 4 वर्गों में, वो चारों वर्गों में दास वृत्ति की चाह बढ़ गई है। यह कवि के दोहे में कहा गया है। तो इसी दोहे से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है कि कवि समाज के चारों वर्ग या सभी वर्गों की आलोचना करता है क्योंकि सब अंग्रेजों की खुशामद और झूठी प्रशंसा में लगे हुए हैं। करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहु बने डफाली। ठीक है। और स्वदेशी वस्तुओं और भाषा का उपयोग छोड़कर विदेशी वस्तुओं और भाषा का उपयोग करना आरंभ कर दिया है। इस तरह से यह प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको इस तरह से लिखना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है। यह भी आपको एक दोहे में मिलेगा जिसमें कहा गया है कि देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन मैं देखहूँ भरा बसे अंग्रेजी माल। मतलब नगर और बाजार सब जगह बस विदेशी वस्तुएं ही भरी पड़ी हैं। तो आप इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कवि कह रहा है कि भारत में अब भारतीयता नहीं दिखती है। लोगों ने विदेशी वस्तुओं और विदेशी भाषाओं का ही उपयोग करना शुरू कर दिया है और यही कारण है कि नगर और बाजार में भी विदेशी वस्तुएं ही भरी पड़ी हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 देखिए। प्रश्न संख्या 5 में नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है, यह पूछा गया है। ठीक है। तो नेताओं के बारे में कवि की राय जानने के लिए आपको जो दोहा पढ़ना है वह है कि जिनसो संभल सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढाली देश प्रबंध करिहेंगे वे, यह कैसी खाम ख्याली।
मतलब कवि कहना चाहता है कि भारत में नेताओं ने भी भारतीय पहनावा छोड़कर विदेशी वस्त्रों को अपना लिया है। इस संबंध में कवि कहता है कि जिनसे भारतीय पहनावा अर्थात एक ढीली ढाली धोती नहीं संभाली जाती, वे पूरे देश के प्रबंध जैसा भारी काम कैसे कर पाएंगे। तो नेताओं के बारे में कवि की यही राय है। ठीक है, छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों। तो इसका उत्तर आपको सबसे अंतिम दोहे से मिल रहा है कि कवि ने खुशामद और झूठी प्रशंसा करने वालों को डफाली कहा है, क्योंकि अंग्रेजों की झूठी प्रशंसा और खुशामद करके देश के लोग दास वृत्ति को ही बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि देश के लिए हानिकारक है। ठीक है, यह इस प्रश्न का एक उपयुक्त उत्तर है आपके सामने। अब आइए सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, व्याख्या करने के लिए जो पंक्तियां हैं वो हैं कि मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। तो वैसे ही आपको प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या में 3 बिंदुओं में आपको उत्तर लिखना है। प्रसंग में लिखिए कि प्रस्तुत पंक्तियां बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा रचित कविता स्वदेशी से ली गई है, जो हमारी पाठ्यपुस्तक गोधूली में संकलित है। संदर्भ लिखिए, कविता में कवि ने बताना चाहा है कि भारत के निवासियों ने विदेशी वस्तुओं को अपना लिया है। प्रस्तुत काव्यांश इसी संदर्भ में है। व्याख्या करिए, बहुत ही सरल व्याख्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि भारतवासियों ने विदेशी वस्तुओं और भाषा का उपयोग करना आरंभ कर दिया और वे इस तरह से विदेशी वस्तुओं में रम गए हैं कि अब उन्हें भारतीय के रूप में नहीं पहचाना जा सकता। ठीक है, अगली व्याख्या जो आपको करनी है वो है, किस पंक्ति की व्याख्या करनी है। अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। ठीक है, प्रसंग और संदर्भ तो आपको क्या लिखना है मालूम है। संदर्भ में भी वही लिखना है आपको कि कविता में कवि ने बताना चाहा है कि भारत के निवासियों ने विदेशी वस्तुओं को अपना लिया है। प्रस्तुत काव्यांश इसी संदर्भ में है। व्याख्या भी आप सरल पंक्तियों में इस प्रकार कर सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है भारतवासियों की रुचि भी अंग्रेजी हो गई है। अंग्रेजी वाहन, अंग्रेजी वस्त्र और अंग्रेजी भाषा के साथ साथ घर भी अंग्रेजी सभ्यता के अनुसार बन रहे हैं। सभी वस्तुएं देश के विपरीत हो गई हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है आपका कि आपके मत से स्वदेशी की भावना किस दोहे में सबसे अधिक प्रभावशाली है, स्पष्ट करें। तो देखिए, स्वदेशी की भावना सभी दोहों में झलक रही है, लेकिन सबसे अधिक स्पष्ट किस दोहे में है, मतलब स्वदेशी होना ही चाहिए, यह बात किस दोहे में स्पष्ट रूप से आपको झलकती है। जो मैंने उत्तर तैयार किया है उसके हिसाब से सबसे जो अंतिम दोहा है, दास वृत्ति की चाह चहूँ दिसी चारहूँ बरन बढ़ाली, मतलब समाज के चारों वर्णों के लोगों ने दास वृत्ति की चाह को ही बढ़ा लिया है। करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहु बने डफाली, मतलब वे झूठी और प्रशंसा करते हैं, खुशामद करते हैं, जैसे कि डफाली जो होता है वो करता है, डफ बजाने वाला, बाजा बजा के गाने वाले लोगों की तरह वे इस तरह से झूठी प्रशंसा में लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इस दोहे को क्यों चुना मैंने, स्वदेशी भावना इसमें सबसे अधिक अभिव्यक्त क्यों है, क्योंकि मनुष्य की वृत्ति, मनुष्य की सोच जैसी होती है, उसका जो भविष्य है वह उसकी सोच पर निर्भर करता है। तो अगर समाज के सभी वर्गों ने दास वृत्ति को ही अपना बना लिया है, वे दास वृत्ति को अच्छा मानते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं, खुशामद करते हैं, उनकी मनोवृत्ति ऐसी हो गई है, तब उसको बदलना मुश्किल है। तो यह जो भावना है, इस भावना को, खुशामद की भावना को, दास वृत्ति की भावना को दूर करना ही स्वदेशी का मुख्य काम है। स्वदेशी भावना को जागृत करने के लिए आपको इस भावना को, दास वृत्ति की भावना को हटाना पड़ेगा। तो स्वदेशी की भावना इसमें सबसे अधिक प्रभावशाली है कि ठीक है, आपने कपड़े बदल लिए, आपने अपना वेश बदल लिया, आपने वस्त्रों का उपयोग किया, आपने सभी वस्तुएं विदेशी आप उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी मनोवृत्ति भी विदेशी कर लेंगे तब आपके लिए स्वदेशी होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका एक उपयुक्त उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि मेरे अनुसार स्वदेश की भावना उस दोहे में अधिक प्रभावशाली है जिसमें कवि ने खुशामद और झूठी प्रशंसा करने वालों को डफाली कहा है, क्योंकि अंग्रेजों की झूठी प्रशंसा और खुशामद करके देश के लोग दास वृत्ति को ही बढ़ावा दे रहे हैं। यह दास वृत्ति ही अंग्रेजी राज की जड़ है, ये हम सब जानते हैं। जब तक हमारी मनोवृत्ति ऐसी थी तभी तक हम गुलाम रहे, और जब हमने चाहा कि नहीं अब हमें आज़ादी चाहिए तो आज़ादी हमने लड़कर ली। ठीक है, तो ये आपके
जो स्वदेशी कविता है, इस अध्याय में सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको प्रश्न उत्तर समझ में आ चुके हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप परीक्षा की तैयारियों में लगे रहिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं उसके लिए, परीक्षा के लिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।